श्योपुर में साक्षरता मिशन के नाम पर मजाक ही चल रहा है। जिले के सरकारी स्कूलों में आयोजित साक्षरता परीक्षा में जो लोग केंद्र पर नहीं आए उनकी कॉपियां भी रद्द कर दी गई। कहते हैं कि कुछ टीचर्स और दूसरे लोगों ने कॉपियों में लिख दिया। बताया जा रहा है कि ऐसा साक्षरता मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किया गया। दिखाने की कोशिश हुई कि श्योपुर में काफी संख्या में लोग निरक्षर से साक्षर हो चुके हैं, लेकिन ये अब कागजों पर ही हुआ। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि आखिर जिम्मेदार अफसर ऐसी चीजें करके बच कैसे निकलते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आपके बोलने से ही चीजें बदलेंगी। इस समय मैं श्योपुर के ढोटी गांव में हूं और इसी गांव में मिडिल स्कूल में नव भारत साक्षरता मिशन के तहत एग्ज़ाम हुआ था और उस एग्ज़ाम में बड़ा फर्जीवाड़ा ये हुआ है कि जो लोग यहाँ एग्ज़ाम देने गए थे उन्होंने सिर्फ अपने नाम कॉपियों में भरे हैं और आगे का जो प्रश्न पत्र या जो सवाल होते हैं उन्हें हल नहीं किया है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पति स्कूल में एग्ज़ाम देने गए। पेपर था, मालूम है आपको? एग्जाम पेपर। अच्छा, तो कौन पेपर देने गया? अब उनको ना बताऊं। नहीं, हमारा पति गया। अच्छा, पेपर देने तो आपको जाना था? कह रही ना, हम नाक से धूप के मारे नहीं गया। अच्छा, पति गए थे आपका एग्जाम देने। मालूम है आपको पेपर होना था? अच्छा है? तो आप पेपर देने गई? नहीं गई सर, कोई बुलाने नहीं आए घर पर। जी कैसे जाऊंगा फिर, मैंने याद ही नहीं। अच्छा, आपका तो नाम शीट के अंदर है, आप पेपर देने गई हैं स्कूल, आपने पेपर भी दिया है? नहीं गया सर, फिर कहीं जाऊँ जी, पेपर के याद को नहीं मान जी कैसे जाऊँ पेपर देने दिया था। मैं तो पढ़ी लिखी जी, बड़े भर रहा थी कॉपी। हमने देखा कि आपकी कॉपी भी हमने देखी थी। आप स्कूल गई थी एग्जाम देने? हाँ गई थी। गई थी आप? अभी तो इससे पहले मना किया था आपने कि आज ही गई थी पहली बार। अच्छा, तो क्या भरा आपने, कैसे हल करा पेपर? वो तो सब लिख में ले जाओ, मैं केवल नाम लिखो मैंने तुम्हारा। अच्छा, कॉपी में सिर्फ नाम लिखा और और बाकी जो सवाल दिए थे सब और सब भर मिला और नहीं। अच्छा, पहले से भरे थे, किसी और ने भरे? पहले से भरा था। अच्छा, किसी और ने पहले से हल कर रखा था वो, आपने सिर्फ नाम लिखा आप? नाम लिखा। अच्छा, तो पास होंगी या फेल होंगी अब? और पहले होगा, पास कहाँ से होगा। इस तरीके की कई परीक्षा केंद्रों पर कई बच्चे बुजुर्गों की जो कॉपियां हैं उनको भरते मिले। कई शिक्षक जो हैं वो कई दूसरे नामों की कॉपियां भरते मिले हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार यानी कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार देश से अशिक्षा को मिटाना चाहती है और उसके लिए कई तरह के प्रोग्राम सरकार चलाती है। लेकिन इन प्रोग्रामों को चलाने के बाद, मतलब करोड़ों रुपया या बड़ा बजट खर्च करने के बावजूद भी इस तरीके की परीक्षाएं आयोजित होती हैं और उसमें जिम्मेदार इस तरीके का फर्जीवाड़ा कराते हैं, तो अपने आप में ये सवाल खड़ा होता है। अजय राठौर, NDTV, श्योपुर। तो तस्वीरें सामने आई और कई सवाल खड़े हो गए। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे आपका परिचय कराते हैं। जवाहर सूरी सेठी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिक्षाविद, और प्रेमपाल शर्मा जी जुड़ गए हैं, रिटायर्ड संयुक्त सचिव भारत सरकार। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सर, ये जो मामला श्योपुर से सामने आया है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे जो कागजों पर डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, आंकड़ों को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये भविष्य के लिए बड़ा ही खतरनाक साबित हो सकता है। जवाहर साहब, ये बात सही है कि दो तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है। एक तो है कि संख्या बढ़ा रहे हैं और दूसरा गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। गुणवत्ता में हम लोग अभी भी कहीं पीछे हैं। हाँ, लेकिन संख्या में भी अगर इस तरह की त्रुटियां देखी जा रही हैं कि आपने जबरदस्ती संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह के काम किए हैं, तो मूलतः ये राज्य सरकार का ये है जो भी ये काम होता है साक्षरता मिशन का। इसमें इस तरह की गड़बड़ियां होने से संख्या तो बढ़ जाएगी, लेकिन एक्चुअली अगर आप साक्षर करना चाह रहे हैं तो वो हासिल नहीं हो पाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा। प्रेमपाल शर्मा जी, आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा लग रहा है जैसे राजीव गांधी ने एक वक्त पर कहा था कि केंद्र से जो पैसे निकलते हैं उसका कुछ ही हिस्सा जो है आम लोगों तक पहुंच पाता है, लेकिन यहाँ तो ये बैलेंस नेगेटिव नजर आ रहा है। और ऐसे मामलों को किस तरीके से अगर सरकार इस पर ध्यान दे सकती है या इसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्या विजन है और क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं? बड़ा उल्टा सा नजर आ रहा है सर। दोस्तों, मैं कहूँगा कि
पूरी रिपोर्ट इनको देख के बहुत अच्छी, एक तो बधाई राठौड़ जी को लिए, लेकिन रोए या हंसें, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं। ये आजाद भारत के हम किसी अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा निरक्षर हैं जो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो सिर्फ भारत में है। लेकिन ये कोशिश कहाँ गई? नैतिकता, विश्व गुरु की नैतिकता। अभी से नहीं, आजादी के बाद से अब तक इनको तनख्वाह किस बात की मिलती है? ये सरकारी शिक्षक हैं, सरकारी हो या ये प्राइवेट हो। इनको, मुझे लगता है कि पूरे देश के सारे चैनल पे ये बहस होनी चाहिए कि क्यों ऐसा किया। उन अधिकारियों की भी खबर ली जानी चाहिए कि जिन्होंने कभी बीच में टोका। मुझे आपकी रिपोर्टिंग से भी आधी बातें पता लगी हैं। यह मिशन या जो भी था, मुझे शायद ये पता लगा है कि 5 साल से था। अगर 5 साल से है तो ये 5 साल में किया क्या? इनकी तनख्वाह शायद इनसे रिकवरी की जानी चाहिए, और शायद जो भी इसके लिए जिम्मेदार है। वो लोग कमाल करते हो, आप दुनिया भर के मंदिरों में जाते हो, एक लड्डू पे बहस कर रहे हो और जातियों की शिनाख्त करते फिर रहे हो। लेकिन जो बेसिक है, क्या शिक्षा के बिना किसी देश का भविष्य बन सकता है? और हमारा ये सरकारी शिक्षक, मुझे जो आपकी रिपोर्ट से पता लगा है सरकारी स्कूल है, लगता है शर्मनाक है। इस पर जितनी जल्दी कार्रवाई की जाए। और सिर्फ यही नहीं, ये पूरे देश में कई बार ऐसा हुआ है। मैं 80 के दशक की याद करता हूं कि जब पेड़ लगाने का अभियान चला था, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिनकी पिछले ही हफ्ते जन्मदिन था, हिंदी के जाने माने कवि, दिनमान में लिखा करते थे कि ऐसे 5 लाख पेड़ लगाए गए। अगले साल रिपोर्ट आई कि उनको गाय चर गई। साक्षरता मिशन का भी यही हाल है कि हमने इतने साक्षर कर दिए। मैं, अगर आप मुझे अनुमति दें, तो मैं अपने रेल विभाग के एक अनुभव को जोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मुझे कुछ साल रेलवे के स्कूलों को देखने का काम मिला। उसके अलावा खैर मैं दूसरी एक को, छठे पे कमीशन में यह कहा गया कि हर सरकारी कर्मचारी, रेल कर्मचारी को मैट्रिक पास होना जरूरी है। देखिए, रेलवे एक अलग चुनौती का डिपार्टमेंट है, जिसमें बहुत सारे लोगों की एक काम करते हुए, खलासी जो हमारी रेल चलाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके जगह पर उनकी पत्नी या बच्चे, किसी को नौकरी मिलती है। कई बार वो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको कंपलसरी 10वीं पास कैसे किया जाए? तो एक उन्होंने किया कि और कुछ नहीं तो उनको पढ़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुछ डिपार्टमेंटों से मुझे खबर मिली कि वो भी एक नाटक हो रहा है। मैं उस समय रेल भवन में था। मैंने फैसला किया कि नहीं, मैं इस नाटक को नहीं होने दूंगा। करीब 100 लोग हमारे ऐसे थे जो निरक्षर थे। मैंने उन सबको बुलाया, हमारे अधिकारियों, और उनका पूरा सहयोग रहा, और उन लोगों का भी रहा जहां जहां उनकी पोस्टिंग थी। जब ज्यादातर वो क्लास 4 के जॉब में थे, तो मैंने उनको दायित्व दिया कि इनको पढ़ाना एक राष्ट्रीय मिशन है, हम इनको पढ़ा के एक पुण्य का काम करेंगे। तो उन्होंने भी साथ आए। शिक्षा मंत्रालय ने भी पूरा सहयोग दिया। अंगूठा छाप और ऐसी कि न पढ़ने के क्या नुकसान होते हैं, कैसे एक बच्चे ने अपने माँ को एक गलत दवा दे दी क्योंकि उसको दवा लिखने पे पढ़ना नहीं आता था। सभी का सहयोग रहा। और मैं आपको बताऊं कि पूरे सभी लोगों ने मन से, और मैंने एक शर्त रखी कि आप अगर छुट्टी मांगेंगे तो मुझे लिखकर दिखाएंगे कि मुझे 1 दिन की छुट्टी चाहिए। यह बहुत सफल रहा। फिर हमने बड़ौदा डिवीजन में भी किया। दूसरा, मैं ये नहीं कह रहा कि सब काम पूरी तरह से 100%, लेकिन हमारे लिए एक कोशिश करने की जरूरत तो होती ही है। दोस्तों, नैतिक सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम दीवारों पर नैतिकता लिख दें कि ईमानदार बनो, दूसरी बातें करो। ये नैतिकता होती है कि जब हम अपने काम को सही ढंग से करते हैं। और शिक्षा में अनैतिकता का यह प्रश्न शायद डूब मरने लायक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि जिन लोगों ने ये कॉपियां भरी हैं उनके सामने कोई मजबूरी नहीं होगी। कई दफा ऐसा होता है कि टारगेट दे दिया जाता है और दूसरे काम में लोग उलझे रहते हैं, बाद में उसे भी पूरा करने के लिए प्रेशर दिए जाते हैं। जवाहर साहब, आप किस तरीके से देखते हैं सिक्के के, अगर हम दूसरे पहलू को समझने की कोशिश करें, क्या मजबूरियां होती हैं या क्या इसके पीछे आप वजह देख पा रहे हैं? ये बिल्कुल यही वजह हो सकती है। हाँ, कि 93% साक्षरता हमने पिछले साल रिकॉर्ड की, मान लेते हैं। हाँ, और कोविड के बाद ये साक्षरता मिशन में थोड़ा सा धक्का लगा, हम नीचे आ गए। वापस से 93 या उसके ऊपर ले जाना है तो आंकड़ों को बनाने की जरूरत है। और इस वजह से हम ऊपर से प्रेशर डालते हैं कि मेरे कार्यकाल में इस तरह का आंकड़े हमको देने, और उस वजह से ऊपर से नीचे तक जब प्रेशर आता है तो इस तरह के क्रियाकलाप किए जाते हैं। एक दूसरा है, मैं एक बार कह चुका हूं ये फिर से कि एक राज्य में
टीचरों को भर्ती कर लिया गया जो कि 12वीं पास थे, क्योंकि उस वक्त टीचरों की कमी थी। अब जब ये रूल आया केंद्र सरकार से कि आपके पास डीएड या बीएड होना चाहिए, तो ऐसे 15,000 टीचर पाए गए जो बीएड नहीं थे या डीएड नहीं थे। तो अब वो क्या करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अंदर रखना था सिस्टम में, तो डीएड 15,000 सीट थे ही नहीं उस राज्य में, तो उन्होंने उस साल के लिए प्रावधान किया और जो काम कर रहे थे टीचर्स उनको 2 साल में डीएड दे दिया गया। इस तरह से आंकड़े हम बनाते हैं सरकारों में, और इस तरह से प्रेशर होता है आंकड़े बनाने का, वही प्रेशर नीचे दिखता है, नीचे वाला पकड़ा जाता है। और आप जैसे चैनल, जिम्मेदार चैनल जब इस तरह का काम करते हैं तो नीचे वाला पकड़ा जाता है, लेकिन बात ऊपर तक पहुंचती नहीं। बिल्कुल सही आपने कहा। और जिस तरीके से ये योजना है, ये मिशन जो है, कार्य योजना को लेकर भी हम समझेंगे कि क्या कुछ चीज़ें हैं और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले एक खास तस्वीर हम आप लोगों को दिखाते हैं। श्योपुर में साक्षरता मिशन के नाम पर जो मजाक चल रहा है, उसको लेकर हमारे संवाददाता ने जिला शिक्षा अधिकारी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक बार आपको सुनाते हैं, फिर वापस चर्चा पर आएंगे। अशिक्षा को मिटाने के लिए सरकार लगातार नई नई योजना चलाती है और ऐसे कई मिशन चलाती है जिसके जरिए जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या फिर जो निरक्षर लोग होते हैं उनको साक्षर बनाया जाए। लेकिन जिस तरीके से कल श्योपुर के अंदर निरक्षरता को मिटाने के लिए, लोगों को साक्षर बनाने के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई थी, उस परीक्षा में ज़रूर थोड़ी सी धांधली देखी गई है। और उस परीक्षा में जिस तरीके से कई शिक्षक जो हैं वो उनकी कॉपी भर रहे थे, कई जगह जो बच्चे हैं वो उनकी कॉपी भर रहे थे, कई जगह पत्नी की जगह जो उनके पति हैं वो परीक्षा देकर आए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जब परीक्षा हो रही थी तो पूरी तरीके से जो जिम्मेदार थे उन्होंने मॉनिटरिंग क्यों नहीं करी, कहीं ना कहीं लापरवाही करी। हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर हैं, हम इस विषय में उनसे बात करेंगे। सर, कल रविवार को एक परीक्षा हुई थी नव भारत साक्षर मिशन के तहत, उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ नजर आई और हमारे कैमरे पे भी कैद हुई, और अब किस तरीके से पूरी जाँच होगी? नहीं, मेरे संज्ञान में एक स्थान से आया था कहीं से, तो और इसी तरह से था कि वहाँ वो लिख रहे हैं या, तो मैंने यहाँ से टीम को भेजा था जो जिला समन्वयक हैं, यहाँ जाता हूँ, मैंने उनको भी फ़ोन लगाया तत्काल, क्योंकि ये डीपीसी के अंडर की परीक्षा थी सीधे सीधे, और डीपीसी को भी लगाया था तो लेकिन उनका अनरीचेबल जा रहा था फ़ोन, तो वो गए भी वहाँ, उन्होंने किसी को भेजा भी था, तो उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं है। फिर मेरी बात भी हुई थी कि मैंने कहा उसकी क्या रिपोर्टिंग रही, तो उनका ये कहना था कि नहीं, जो साक्षर वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको बताने के लिए जो शिक्षक ड्यूटी पे रहते हैं वो उनको समझा बता रहे होंगे, इस तरह की स्थितियां नहीं थी। लेकिन फिर भी चूंकि ये संज्ञान में आया है तो हम इसकी जांच कराएंगे, डीपीसी से बात करते हैं, पत्र भी लिखेंगे और उसमें जो भी होगी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, उद्देश्य तो था कि जो निरक्षर लोग हैं, अशिक्षित हैं, उनको थोड़ा सा शिक्षित बना के साक्षरता बनाने के लिए प्रमाण पत्र देना, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही तो है। अब वो ये कैसे कहा जा सकता है, ये जांच के बाद ही कह सकते हैं क्या स्थिति रही है, क्योंकि हम इसकी जांच के बाद ही कोई बात कह पाएंगे इसमें। तो ये थे जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि पूरे मामले में जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अजय राठौर, एनडीटीवी, श्योपुर। तो कई सवाल हैं, खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय भी जुड़ गए हैं। अजय, जरा आपसे समझना ये चाहेंगे कि ये जो मिशन है, इस मिशन को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई थी, कितने लोग थे जिनके सामने जिम्मेदारी थी लोगों को साक्षर बनाने की, क्या वे काम कर पाए, उन्हें बेहतर माहौल मिला या फिर उनकी ड्यूटी कहीं और थी, बाद में उनके सामने एक चुनौती जैसा ये नजर आया, उन्होंने कॉपियां भरी, क्या कुछ चीजें वहां पर ग्राउंड जीरो पर आपको देखने को मिली? देखिए अमृत, भारत सरकार के साथ मध्य प्रदेश सरकार और जिस तरीके का ये अभियान चलाया जा रहा है, तो नव भारत साक्षरता मिशन इस अभियान को नाम दिया गया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर जो अशिक्षित लोग हैं, जो निरक्षर लोग हैं, उनको साक्षर बनाने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम चलाया जाता है ताकि वो लोग थोड़ा सा शिक्षा का ज्ञान ले लें और कहीं ना कहीं वो साक्षर बन जाए। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में रविवार को ये परीक्षाएं आयोजित की गई थी। और श्योपुर की बात करें तो श्योपुर में लगभग 1,90,000 अशिक्षित लोगों का सर्वे किया गया था, और जिसमें बीते साल 59,000 लोग जो हैं साक्षर बन गए हैं इस परीक्षा को देकर। और अब 1,30,000 का लक्ष्य शिक्षा विभाग के पास था, जिनको शिक्षित बनाना था, साक्षर बनाना था इन परीक्षाओं के माध्यम से। और इन परीक्षाओं की अगर बात करें
जैसा रविवार को पूरे जिले में ये परीक्षाएं आयोजित की गई थी, तो कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं में थोड़ी गड़बड़ जो है वो नजर आई है। और जिस तरीके से जिले के अंदर तीनों ब्लॉक में लगभग 900 के ऊपर परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और लगभग 27,000 ठीक है, से बिल्कुल ज्यादा। बिल्कुल अजय बिल्कुल परीक्षा केंद्र और परीक्षा से इतर अगर हम समझें तो साक्षर बनाने का जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर मिशन चलाया जा रहा है, ये मिशन कितने दिनों से चलाया जा रहा है और लाख से ऊपर के ये आंकड़े हैं, तो कितने दिनों का वक्त मिला लोगों को साक्षर बनाने के लिए, या फिर सीधा उनसे परीक्षा केंद्र पर ही पहुंचने को कहा गया? देखिए, शिक्षा विभाग के अगर डीपीसी कार्यालय की बात करें तो ये परीक्षा जो है वो डीपीसी कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। जैसा कि डीपीसी कार्यालय के जो अधिकारी हैं, हमने उनसे बात करी थी, ये तस्वीर आने के बाद उन्होंने कहा था कि ये प्रोग्राम भारत सरकार के तहत चलाया जाता है और इसमें हर 6-6 महीने में परीक्षाएं आयोजित की जाती है और इन परीक्षाओं के मार्फत जो निरीक्षक लोग होते हैं उनको साक्षर बनाने की कोशिश की जाती है। तो लगभग पिछले 2 या 3 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत जो जिले में सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि 1,90,000 लोग जो हैं अशिक्षित हैं और इनको शिक्षित बनाने की कवायद चल रही थी। और जैसा कि हमने कल ग्राउंड जीरो पे देखा था, इन परीक्षाओं में जो शिक्षक हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी और जो लगभग श्योपुर, करहाल, बड़ौदा में 3 ब्लॉक, विजयपुर सहित 3 ब्लॉक है और वहां पर लगभग पूरे जिले के अंदर 900 से ज्यादा सेंटर बनाए गए थे। इन सेंटरों पर परीक्षाएं चल रही थी और जब हम वहां पहुंचे तो कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली कि इन परीक्षा केंद्रों पर हालांकि 1-1, 2-2 करके लोग आ रहे थे। जो समय दिया गया था वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक का, 4 बजे तक का दिया गया था और इस बीच लोग वहां पहुंच रहे थे। और हम जब वहां पहुंचे तो कुछ लोग हमें टेबल पे बैठे हुए भी मिले थे जिनके हाथ में सिर्फ कॉपी थी और कुछ लोग कॉपी लिख भी रहे थे। बिल्कुल, और उसके बाद की हमने तस्वीरें देखी हैं। अजय, आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। प्रेमपाल शर्मा साहब, आप क्या कहेंगे ये साक्षरता मिशन को लेकर? क्या इससे बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है? इसमें क्या कुछ खूबियां आपको नजर आती हैं, क्या कुछ खामियां नजर आती हैं? क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? मैं इसे एक आईने की तरह देखूंगा। सरकार का जो मिशन है, मुझे लगता है कि वो पूरी एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ है कि ऐसा होना चाहिए, दुनिया के पर्दे पर हम शिक्षित बने। लेकिन जैसा कि मेरे एक सहयोगी ने कहा कि अब हम आंकड़ों की दौड़ में फंस जाते हैं। मुझे रिपोर्टर की कुछ बातों से मैं गैप नजर आ रहा है। मान लीजिए अगर मैं ही अपने चूंकि हम सभी प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तो 1 लाख अगर निरक्षर है तो किस डेट को वो 1 लाख थे और क्या उन शिक्षकों के लिए यह बताया गया था, कम्युनिकेशन किया गया था कि ये कितने दिन के अंदर पूरा करना है। और जब ये पूरा करना है 2 साल 3 साल, और तो उनकी एक तरह की अगर बुनियादी रूप से कहें कि उन गांव में उन लोगों की तलाश क्या वो पूरी हुई या सिर्फ रजिस्टरों में वैसे ही नाम लिख दिए गए। जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि पुराना आंकड़ा उन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया, तो अगले आंकड़े में वो और बढ़ाने वाली जो बात है, हमें इन हकीकत को जानना पड़ेगा कि पुराना आंकड़ा अगर गलत है तो अगर ये किसी सीमा रेखा खींचने का मामला नहीं है, जो हमारी गलतियां हैं हमें से मानना चाहिए। अगर पिछले बार 80% था तो अगर 50% अगर सही में है तो सच ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर आ रहा है, महात्मा गांधी का जन्मदिन आ रहा है, सत्य ही ईश्वर है। हमें उस मंदिर, मस्जिद और महाकाल, ट्रिपलकाल और उससे जरूरत नहीं है। मुझे जरूरत है कि हम अपना बुनियादी काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की भी अपनी सीमा है। जैसे दोस्तों ने बताया, सरकार ने कहीं बैठे हुए सचिवालय में कह दिया कि परसेंटेज बढ़ना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों को भी ये समझने की जरूरत है कि क्या एडिशनल इस काम के लिए जो ऑलरेडी आपने वोटिंग का 18 तरह के रजिस्टर, एससी का होगा, एसटी का होगा, ओबीसी का होगा, उनका बैंक में खाता होगा, उनको वर्दी मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, फिर उनको मुसलमानों की गिनती होगी। अरे बाबा, आप इन शिक्षकों को क्या करना चाहते हो? बाकी कर्मचारियों के लिए कुछ और काम करो। तो जब ऐसा दिया जाता है तो अचानक ही मेरा एक और अनुभव है, मेरे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हम सभी दोस्त हैं, क्या कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई एसडीएम, क्या शिक्षा अधिकारी इन स्कूलों में कभी जाता है? क्या टीचर्स की समस्याओं को भी सुनता है? मेरे अपना अनुभव है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूं, कि वो बच्चों की खुशामद करते हैं, तब लेके आते हैं जिस दिन कोई अगर वो आता है। तो ये एक ऐसी हकीकत है, इस रिपोर्टर को, सरकार को पॉजिटिवली लेने की जरूरत है, न कि एक दंडात्मक ढंग से। शिक्षकों को ये दंड नहीं, उनको ईमानदार सिखाने की जरूरत है कि हाँ, मैं गांधी जी की से सीखा जाए तो मैं नकल नहीं करूंगा पास होने के लिए। लेकिन यहाँ माँ बाप खुद शामिल हो रहे हैं। क्यों शामिल हो रहे हैं? वो शिक्षकों का कोई दबाव होगा? मैं बस यही कहूंगा कि ऐसी रिपोर्ट बाद में आए। मैं एक और अंतिम बात, पी साईनाथ टाइम्स ऑफ इंडिया के बड़े जाने माने पत्रकार रहे हैं,
उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है एवरीबॉडी लव्स ए गुड रॉड। उसमें करीब 60 से ज्यादा रिपोर्ट हैं, जिसमें से 40 रिपोर्ट शिक्षा की ही। बिहार में जाएंगे तो 1 शिक्षक है और खाली पड़ा है, 5 शिक्षक हैं सिर्फ रजिस्टर में साइन कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का एक वाकया है कि लॉ डिपार्टमेंट का प्रोफेसर सारी साइंस फैकल्टी का डीन बना हुआ है, मतलब इस देश की। लेकिन जो हो गया सो हो गया। भविष्य में हमारे लिए इस साक्षरता मिशन का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम जो भी है, और सिर्फ ये नाम लिखने तक ही सीमित नहीं है। मैंने जैसे अपना अनुभव बताया कि सिर्फ नाम और साइन करने का मतलब नहीं होता, आपको अपनी एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए। और इसमें मैं कहूंगा कि गांव के प्रधान, उन लोगों का पूरा सहयोग, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम की जिम्मेदारी ज्यादा है कि वो सिर्फ नेताओं को माला पहनाने के बजाय या अपने उन भव्य कुर्सियों पर बैठने के बजाय उन स्कूलों में कभी कभी जाएं। अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक भी स्कूल में अगर जाएगा तो आप मान के चलिए कि 50 स्कूलों तक उसका मैसेज जाएगा। उन शिक्षकों की समस्याओं को सुनने की जरूरत है जो अपने इंक्रीमेंट के लिए रिश्वत देते हैं जी। ये मैं उन बातों को कह रहा हूं जिनसे मैं रोज रूबरू होता हूं। धन्यवाद। बिल्कुल। जवाहर साहब, क्या जो सरकारी साक्षरता मिशन या साक्षरता की जो परिभाषा है उसमें कुछ तब्दीली करने का वक्त है, उसमें कुछ तब्दीली करने की ज़रूरत है? क्योंकि आंकड़े और विभागीय स्तर पर जो बातें होती हैं वो हकीकत से कोसों दूर हैं। दूसरी एक बड़ी समस्या है शिक्षकों के सामने, हम उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनके सामने भी कई चुनौतियां हैं और हमारे देश में ज़्यादातर सरकारी काम जो हैं उनमें शिक्षकों को लगा ही दिया जाता है। ऐसे में स्कूल भी प्रभावित होते हैं। तो ये साक्षरता मिशन तो सेकेंडरी है, पहले स्कूलों में ही शिक्षक बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा पाते। हाँ, ये बात सही है। और इसमें एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि स्कूल में शिक्षकों की संख्या एक बात है। जैसे ग्रामीण स्कूलों में कोई जाना नहीं चाहता, जहाँ इस तरह की धांधलियां होती हैं वहां जाना नहीं चाहता है कोई। और शहरी स्कूलों में आप एक्सेस टीचर पाएंगे। इसका मतलब ट्रांसफर पॉलिसी में त्रुटि है कि आप एक जगह एक टीचर और दूसरी जगह सोशल स्टडीज के 3 टीचर होंगे, या मैथमेटिक्स के 3 टीचर होंगे। तो एक ट्रांसफर पॉलिसी है। दूसरा है, मैंने देखा है कि इस तरह की धांधलियां सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है। ओपन स्कूल हर राज्य का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है इस तरह के धांधलियों का, कि सेंटर में आप बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में देखे गए हैं कि 35,000 से ज्यादा बच्चे पकड़े गए हैं, जिनको सेंटर वाले कहते हैं कि आप 5,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको 10वीं का एग्जाम पास करा देंगे ओपन स्कूल में। तो इस तरह की धांधलियां साक्षरता बढ़ाने के लिए जब होती हैं, और आप अगर छोटे से बच्चे को बोल देते हो कि माँ बाप ने अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो वो गलत है, आपको अपने आप से बनाना चाहिए चाहे कैसे भी हो। तो ये ग्रोन अप लोग हैं और ये सरकारी अफसर हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। हम क्या सिखा रहे हैं अगली पीढ़ी को, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल है यहाँ पर और निश्चित तौर पर इस पर गंभीरता दिखाने की ज़रूरत है। प्रेमपाल शर्मा साहब, इन आंकड़ों के खेल का जो दुष्प्रभाव है वो आने वाले वक्त में किस तरीके से हो सकता है? क्या कुछ मुश्किलें आ सकती हैं लॉन्ग टर्म अगर हम समझे तो? देखिए, जवाहर जी ने भी जो बात की मैं उसी का सूत्र लूँ। पिछले दिनों यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी कि हमारे इंजीनियर्स में 75% किसी काम के नहीं है, मतलब वो मजदूरी का काम भी नहीं कर सकते। अभी अभी आपको पता लगा कि इजराइल में जो गए थे लोग, जो उसके लिए आप सब रिपोर्ट देखते ही होंगे, आपके ही माध्यम से हमारे पास आती है, उनको वो बेसिक्स नहीं आते। तो शिक्षा में भी लगभग वैसा ही है। आप जो आपने बहुत सही एक बात उठाई कि उन शिक्षकों को सामने जो मजबूरी है, उनकी समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। उनकी छत अगर टूटी हुई है तो वो गांव का प्रधान या वो जो है, यहाँ तक कि शिक्षकों से एक और भी मिलती है कि वो गांव वाले उनको सम्मान भी नहीं देते कि वो अब ये नुक्कड़ स्कूल खुले हैं। एक और भी बात मैं यहाँ उठाना चाहूंगा, पिछले दिनों इस अंग्रेजी के जाल ने हमारी शिक्षा को बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। उस सरकारी स्कूल वाला बच्चों को समझा के अपने स्कूल में दाखिल करता है, लेकिन वो माँ बाप जहां पैसे भी देने पड़ते हो, दूर भी भेज रहे हैं, लेकिन उस अंग्रेजी नाम के स्कूल में, और इसमें सरकारें शामिल हैं, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो। हमें शिक्षकों को, आप अगर यूरोप से कंपेयर करें कि जहां शिक्षक की भर्ती में कितने मानदंड होते हैं, मनोविज्ञान के, बच्चों के प्रति सिंपैथी रखने के, बेसिक्स के और उनकी तनख्वाह के, सुविधा के, हम सिर्फ आंकड़ों में कि हम दुनिया में इतने शिक्षक हो गए। अरे भाई, इतनी बड़ी पलटन का हम क्या करेंगे? उस पलटन से आज जो हो रहा है कि वो सिर्फ
डिग्री है उनके पास में, चाहे वो नकल करके हो, चाहे टेक्निकल इंजीनियरिंग हो, और वही लोग सड़कों पर जितनी भी गुंडई है उसको कर रहे हैं। शायद हमें आगे देखने की जरूरत है। और इसमें मीडिया का, मैं एक और बात कि पिछले दिनों ये अच्छा हुआ है कि आपके कैमरा और इनमें रिकॉर्डिंग होती है, तो अपनी बात से पीछे भी नहीं जा सकते। बिल्कुल, इस मीडिया का उपयोग हम इस रूप में करें। और अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वहां तक भी ऐसी रिपोर्ट अगर जाती है कि अगर एक बार भी जाएंगे जी, सभी लोग विश्व सुंदरी की तरह सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू बोर्ड में कहते हैं कि मैं शिक्षा में काम करूंगा, लेकिन कुर्सियों पर जाने के बाद वो कभी जाते भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा सर। एक शॉर्ट कमेंट हमारे सहयोगी से ले लेते हैं। अजय जी बताएं, जांच की बात कही जा रही है, क्या कुछ चीजें वहां नजर आ रही हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं इस मामले में, प्लीज शॉर्ट में। देखिए, जब कोई इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो जिम्मेदारों से सवाल पूछा जाता है, और जिम्मेदारों से जब भी सवाल होता है तो उनका एक रटा रटाया जवाब होता है कि आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है और हम इस पे जांच कराएंगे, और जांच के बाद जो भी इस मामले में दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो इस बार भी श्योपुर के अफसरों का वही जवाब है। तो माना जा सकता है कि ये जांच कब आएगी, और जांच अगर आएगी भी तो क्या वो मीडिया के सामने आएगी, और जांच अधिकारी कौन होंगे। तो ये कहना बहुत मुनासिब नहीं है कि मतलब इस पूरे मामले में अगर जांच होगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल। एक अहम सवाल शॉर्ट में सर आपसे समझना चाहेंगे जवाहर सर, इन तमाम चुनौतियों मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए विभाग को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि चुनौतियां उनके सामने भी हैं, शिक्षकों के सामने भी हैं। देखिए, किसी बच्चे के 98% आ जाते हैं चीटिंग वीटिंग करके, हाँ, तो वो 98% की असलियत बाद में खुल जाती है। हाँ, तो इन आंकड़ों के पीछे ना दौड़कर अगर गुणवत्तापूर्वक काम करें, क्योंकि शिक्षा का असर अगले 15-20 साल तक रहता है। ये पुल नहीं है कोई कि आप आज बनाए और कल गिर जाए तो भी चल जाएगा। ये पूरी नींव है समाज की। मुझे लगता है शिक्षा विभाग ऐसा विभाग है, बाकी विभागों को बनाता है। ये जिम्मेदारी उनको समझ के आंकड़ों के पीछे ना भागकर अगर गुणवत्तापूर्वक काम करें तो बेहतर होगा। साक्षरता हमारी वही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जवाहर साहब आपका, प्रेमपाल शर्मा साहब आपका भी, और हमारे सहयोगी अजय राठौर हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपने सुझाव यहाँ रखने के लिए और इस मसले पर बातचीत करने के लिए। लेकिन सरकार के सामने चुनौतियां हैं, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। प्रशासन के सामने, विभाग के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन इन आंकड़ों की बाजीगरी जो हो रही है वो भविष्य को बर्बाद कर सकती है। इस मामले पर संज्ञान लेने की जरूरत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।